नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम देखेंगे एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहां पे आप आए देखें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और एरिया वेक्टर क्या होता है। फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था एरिया वेक्टर, 11th क्लास में पढ़ा था एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट यहाँ पे हम देखेंगे कि एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि एरिया वेक्टर फॉर एनी प्लेन है, ये प्लेन सरफेस एरिया वेक्टर इज दैट विच मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सरफेस, या प्लेन सरफेस जो होगा। अब यहाँ पे एक हम प्लेन ड्रा कर लेते हैं और यहाँ पे जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा। और अगर इसकी एरिया को हम ये माने तो जो एरिया वेक्टर होगा वो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एंड इतना, ये हमारा एरिया वेक्टर डिफाइन होगा। तो देखिए यही बात कर रहा है कि किसी प्लेन सरफेस की एरिया वेक्टर वह वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस, और डायरेक्शन जो होगा वो परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा। अब यहाँ पे हम दो तीन एग्जाम्पल्स लेकर आपको बताएंगे कि एरिया को हम क्यों वेक्टर क्वांटिटी सपोज करें। तो आइए यहाँ पे एक हम ले लेते हैं, हमारे पास पैरेललोग्राम है और इसकी एरिया फाइंड करनी है। तो देखिए पैरेललोग्राम के हम ये मान लेते हैं कि जो पैरेललोग्राम की हमारी साइड है ए बी एंड ए डी रिप्रेजेंट टू वेक्टर ए एंड बी। तो इसका साइड का मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड को ऐसे दर्शा देंगे और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा, ये आपका होगा। अब यहाँ पे दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो बेस के साथ जो कंपोनेंट होता है उसको हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये होगा कास थीटा, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। परपेंडिकुलर के साथ हमेशा साइन थीटा लिखते हैं और बेस के साथ हमेशा हमारा कास थीटा होता है। तो ये हो गया। अब इसका ये और इसका मल्टीप्लिकेशन जो होगा हमारा होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आइए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखते हैं ABCD। तो इसका पैरेललोग्राम की एरिया हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। अब यहाँ पे ये इसको अब यहाँ पे देखें कि टू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपका कितना होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी और साइन थीटा, और यहाँ से एन कैप लें। एन कैप इज़ द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होता है और ये इसका डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर नॉर्मल यूनिट वेक्टर बोलते हैं, और ये इसका डायरेक्शन होता है इनके प्लेन के परपेंडिकुलर, ए बी के प्लेन के परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन होता है ए क्रॉस बी का। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे कर लें, देखें मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू हम इतना ले लेंगे ए बी और साइन थीटा, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर और इसकी वैल्यू 1 होगी, तो हमको मिला ए बी साइन थीटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये हमारा ये हो जाएगा एरिया पैरेललोग्राम। अब देखें कि एरिया हमारा पैरेललोग्राम ये है, पैरेललोग्राम ये है। अगर हम इसको इस तरह से भी अगर डिफाइन करते हैं, देखें इसको हम इस तरह से, यहाँ पे थीटा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर बी को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए को। तो हम बी को लिख सकते हैं बी, और इस डायरेक्शन में है, देखें इस डायरेक्शन में है, तो ऐसे इस तरह से लेते हैं, डायरेक्शन का हम लेते हैं। तो ये वाई जे कैप, अगर इसको हम सपोज करें जे कैप है, और इसको हम लिख सकते हैं ए आई कैप, और ये हो जाएगा बी जे कैप। तो अब इसको अगर एरिया हम डायरेक्ट फाइंड करें तो हमको मिलेगा ए क्रॉस बी
और ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं ए आई कैप इंटू बी जे कैप। अब ये देखें कि ए इंटू बी और यहाँ पे लिख लेंगे आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, और आई क्रॉस जे होता है ए बी और ये हो जाएगा के। यानी जो इसका ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। तो जो इसका डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। यानी जो हमारी पैरेललोग्राम की एरिया है वो इसका डायरेक्शन है, मीन्स ये वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली हम एक ट्रायंगल का लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ जब ट्रायंगल आप फाइंड करेंगे तो सेम ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे ये ले रहे हैं और ये हम बी वेक्टर ले लें, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा, और ये जो होगा आपका कितना होगा, ए कास थीटा कंपोनेंट, क्योंकि ये यहाँ पे एंगल थीटा है तो बेस के साथ हमेशा कास होता और जो हमारा परपेंडिकुलर होता है उसके साथ हमेशा साइन होता है, तो ये साइन होगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू ये होता है कि इनके बीच बेस इंटू हाइट होता है। तो हाइट हमारी कितनी हो रही है, ए साइन थीटा, और बेस क्या होता है, बेस हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लिख सकते हैं इस तरह से 1/2 ए बी और ए बी इंटू सी डी। तो अब यहाँ पे ये ए बी वैक्टर है और सी डी है और यहाँ लगेगा क्रॉस। तो देखें ए बी को हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिख सकते हैं और सी डी हमारा होगा इतना। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी 1/2 और ये हो गया। तो देखिए ए बी जो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा, यहाँ पे क्रॉस नहीं कोई वो नहीं है, ए बी इंटू सी डी, यानी बेस इंटू हाइट, सी डी आप लिख लीजिए और इस तरह से हम करते हैं। तो देखिए कि अभी हम लोगों ने देखा कि ए क्रॉस बी हमारा क्या होता है, ए बी और साइन थीटा और एन कैप होता है। जब इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे ए क्रॉस बी का तो हमको क्या मिलेगा, ए बी और साइन थीटा और मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप, और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी तो हमको मिला ए बी साइन थीटा। यानी ये क्या होगा, एरिया वेक्टर हमारा एरिया जो होगा इतना हम लिख सकते हैं। तो ये इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे किस रूप में, हम लिख सकते हैं कि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आइए यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर एक लेते हैं और ये हम लेते हैं। तो देखिए पहले जी तो ये हो गया। अब इसकी साइड को मान लेते हैं कि एक वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किए ये वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए आई का ये लिखेंगे। तो और इसका मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में अगर ये वेक्टर है और ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो हम इसका मैग्नीट्यूड क्या लेंगे, ये जे डायरेक्शन में है तो हम लिख सकते हैं ए और जे कैप, ये हो गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना लिख सकते हैं आप, देखें एरिया ऑफ स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी क्रॉस बी सी। तो ए बी आपका कितना हुआ, ए आई इंटू ए जे, फिर इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर आई क्रॉस जे इक्वल टू ए स्क्वायर। आई क्रॉस जे होता है के। देखिए ये आपका आई कैप है और ये जो होगा इस पर जे कैप, और ये आपका यूनिट वेक्टर होगा इसका के कैप। तो यहाँ पे देखें ये स्क्वायर हमको मालूम है कि एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर होता है, तो साइड का है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, डायरेक्शन आ रहा है। और डायरेक्शन क्या हो रहा है आपका, ए बी और जो हमारी ये ए डी और बी सी इक्वल है। तो ए बी जो ए डी है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो रहा है। ये क्या है आपका, ये प्लेन है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस तरह से होगा प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है के रिप्रेजेंट। तो अब यहाँ पे हमारा कंसेप्ट ये हो गया कि एरिया हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है और उसका डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन जो होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारा एरिया। अब एक कंसेप्ट और देखेंगे कि हम फिजिक्स में 2 सरफेस लेते हैं, और फिजिक्स में एक सरफेस कहलाता ओपन सरफेस और दूसरा होता है ओपन सरफेस है, और दूसरा आपका होता है क्लोज सरफेस होता है। तो
किसको हम ओपन मानेंगे और किसको क्लोज मानेंगे। तो जो जितने भी 2D सरफेस होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ओपन सरफेस, और 3D सरफेस जो हमारे होते हैं उसको कहते हैं क्लोज सरफेस। तो ये 3D सरफेस अभी तक हम लोगों ने पैरेललोग्राम देखा या स्क्वायर देखा या ट्रायंगल देखा, वो हमारे 2D सरफेस थे। और 2D सरफेस में अब 3D सरफेसेज हमको देखना है। तो 3D सरफेसेज में जो 2D सरफेस हो जाता है, ओपन सरफेस के लिए जो हमारी एरिया वेक्टर होती है वो डायरेक्शन उसका होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन। और ये डायरेक्शन हम लेते हैं, इसके 2 डायरेक्शन होते हैं। एक डायरेक्शन आपका होता है इनवर्ड मीन्स इस साइड में, और एक डायरेक्शन होता है आउटसाइड। तो ये डायरेक्शन हम इनवर्ड भी लेते हैं और आउटसाइड भी। ये 3D सरफेस है। हम एक प्लेन सरफेस ओपन सरफेस की बात कर रहे हैं। तो ओपन सरफेस के लिए हम एरिया वेक्टर के डायरेक्शन 2 डायरेक्शन लेते हैं। एक तो इनवर्ड भी होता है और आउटवर्ड भी होता है। तो एक्सेप्ट किया जाता है, इनवर्ड भी हम एक्सेप्ट करते हैं और आउटवर्ड भी एक्सेप्ट करते हैं। बट 3D सरफेस के लिए जो हमारी एरिया वेक्टर होती है वो इनवर्ड डायरेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करती है, सिर्फ आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब जो आउटवर्ड डायरेक्शन होगा उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि जो हमारा डायरेक्शन यहाँ पे हमने इसका लिया था एरिया वेक्टर का, किसके लिए, इसके लिए हमने ओपन सरफेस के लिए। चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर हमारा ओपन सरफेस है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने ये स्क्वायर था, एरिया फाइंड किया था इसका, ये आपका के डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन है। तो हम निगेटिव के डायरेक्शन में भी इसका अगर डायरेक्शन ले लें तो दोनों एक्सेप्ट किया जाएगा फॉर ओपन सरफेस के लिए। फिजिक्स में ओपन सरफेस का मतलब 2D सरफेस होते हैं और क्लोज सरफेस का मतलब 3D सरफेस होते हैं। तो ये हमारा था एरिया वेक्टर। अब कुछ 3D यहाँ पे एरिया वेक्टर है, तो कैसे एरिया वेक्टर को मैंने बताया है आपका कि एरिया वेक्टर वह वेक्टर होता है दैट वेक्टर whose magnitude equal to which is equal to magnitude of area and direction perpendicular to the plane। perpendicular to direction plane होता है और ये हम लेते हैं n का। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे इसको ये हम अपवर्ड लिए हैं तो इसको इनवर्ड भी ले सकते हैं। तो देखिए इनवर्ड है, और ये जो होता है कि 2D सरफेस में हम दोनों तरफ डायरेक्शन ले सकते हैं, ओपन सरफेस के लिए डायरेक्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट देखते हैं कि कब एरिया हमारा जैसे ये हो कि हमारे पास अगर सरफेस प्लेन ना हो, कुछ इस तरह से सरफेस दिया हो कि इसमें देखिए कि अब इस तरह से तो हम इसके क्या करते हैं छोटे छोटे भाग तोड़ लेते हैं, और इस पार्ट के लिए ये सरफेस हमारा प्लेन हो जाता है। और प्लेन होता है तो ऐसे एरिया को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो देन हमको मिल जाता है जितने भी होते हैं छोटे छोटे पार्ट में हम तोड़ लेंगे, उसको कर देंगे इंटीग्रेट, तो ये हमको मिलेगा। इसके लिए भी यही होगा। और फाइनली हम अगर एक पार्ट के लिए, जैसे यहाँ पे हमने एक पार्ट के लिए तो फाइनली हम क्या करेंगे, सबके लिए निकालेंगे और फिर उसको उनका क्या करेंगे, सम कर देंगे, वेक्टर सम। और वेक्टर सम का तरीका एक इंटीग्रेशन भी होता है, तो हम इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एरिया जो निकलेगा ए, और यहाँ इसको हम लिखेंगे DA लिख देंगे। तो छोटे छोटे पार्ट तोड़े हैं और इन सबको हम जोड़ते चलेंगे। अब आते हैं, इफ़ द सरफेस इज ओपन 2D डायरेक्शन ऑफ DA कैन बी टेकन आइदर ऑफ 2 डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये पहले ही मैंने बता दिया कि अगर यहाँ पे प्लेन सरफेस है हमारा तो हम डायरेक्शन आउटवर्ड भी ले सकते हैं और डायरेक्शन हम इनवर्ड भी ले सकते हैं फॉर ओपन सरफेस के लिए। और अगर हमारा डायरेक्शन इफ़ द सरफेस इज क्लोज का मतलब 3D सरफेस, देन बाय कन्वेंशन DA इज नॉर्मली टेकन आउटवर्ड डायरेक्शन। तब हम जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो उसको हम नॉर्मली टेकन करेंगे कि आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन ही लेंगे। इनवर्ड डायरेक्शन जो होता है बाय द कन्वेंशन एक्सेप्ट नहीं किया जाता है।
तो यहाँ पे हमारा एक 3D सरफेस है और 3D सरफेस यहाँ पे हम लेते हैं और देखें कि यहाँ पे जो हमारा सरफेस है 3D सरफेस, तो हमारा जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन, तो ये नॉर्मली है और आउटवर्ड डायरेक्शन में। फिर इस सरफेस के लिए लेंगे तो ये नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन, इस सरफेस के लिए लेंगे तो नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन, इस सरफेस के लिए लेंगे तो नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन, और फिर अगेन हम बॉटम का सरफेस लेते हैं तो इसके लिए नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन। यानी 3D सरफेस होगा तो उसके लिए हम क्या एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चूज करेंगे, नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन। इनवर्ड को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है 3D सरफेस में, तो 3D सरफेस में इनवर्ड हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो ये आउटवर्ड नॉर्मल जो एन कैप होगा उसका डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड नॉर्मल है। यहाँ पे आउटवर्ड नॉर्मल है, ये आपका ये क्यूब है और क्यूब में क्यूबाइड है, क्यूबाइड में ले सकते तो आउटवर्ड डायरेक्शन जो हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा नॉर्मली आउटवर्ड होगा 3। सिमिलरली हम यहाँ पे ये आपका एक जो होता है कि सिलेंडर है, तो सिलेंडर के कॉन्सेप्ट में भी जो एरिया वेक्टर होता है वो आउटवर्ड नॉर्मली, क्योंकि ये भी 3D सरफेस है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा आउटवर्ड नॉर्मल होगा। अब यहाँ पे देखें स्फीयर है, तो स्फीयर है तो हर डायरेक्शन में आप लेंगे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा आउटवर्ड नॉर्मली होगा। तो क्योंकि ये भी आपका क्या होता है ये हमारा स्फीयर भी 3D सरफेस है तो इसके लिए डायरेक्शन हम इनवर्ड नहीं एक्सेप्ट किया जाता है, आउटवर्ड ही एक्सेप्ट किया जाता है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। तो फ्लक्स मीन्स होता है यहाँ पे फ्लक्स का मीनिंग होता है एक्चुअल में फ्लो, और फ्लो होता है, फ्लो का मतलब यहाँ पे हम कई कॉन्सेप्ट से देख सकते हैं कि अगर मान लें कि हमारे पास जो होता है कि फ्लक्स का मीनिंग देखना है, तो यहाँ पे सपोज करें कि हमारे पास एक विंडो है और विंडो है तो ऐसे विंडो है आपकी, और हवा जो होती है एयर नॉर्मली फ्लो कर रही है तो इस पूरे विंडो से पास होगी और अधिक से अधिक एयर जो होती है हमारी पास करेगी। तो यहाँ से एयर जो होती है अधिक से अधिक पास करेगी। अगर एयर जो होती है हमारी टिल्ड हो जाए, थोड़ी सी तिरछी हो, तो इस विंडो से कम एयर पास करेगी। अगर हम विंडो का साइज अगर इंक्रीज कर देते हैं तब एयर ज़्यादा हमको मिलेगी क्योंकि यहाँ से नॉर्मली पास हो रही है। अगर हमारी एयर जो होती है कि अगर क्या कर दे, थोड़ी सी टिल्ड हो जाए, तिरछी हो जाए, नॉर्मल ना हो, तो उस कंडीशन में कम एयर पास होगी। और अगर एयर इस विंडो के पैरेलल फ्लो करने लगे, जैसे यहाँ पे ये सपोज करें कि हमारे पास विंडो है, तो विंडो है तो जब हमारी एयर है और एयर इस तरह से नॉर्मली फ्लो कर रही है, इस तरह से आ रही है, तो इसमें पूरी की पूरी एयर पास हो रही है, पास होगी एयर। अब देखें कि अगर एयर टिल्ड हो गई, इस तरह से तिरछी हो गई, तो कुछ एयर बाहर इस तरह से निकल जाएगी, कुछ एयर हमारी बाहर के तरफ आउटसाइड चली जाएगी और कुछ ही एयर पास होगी। अगर एयर ऐसे हो जाए, सरफेस की जो विंडो है हमारा ऐसे हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो इसको टच करते हुए पास हो जाएगी, तो इसे कोई फ्लो नहीं होगा, इसमें एयर कोई फ्लो नहीं होगा। तो सिमिलर केस यहाँ पे देखते हैं, अगर हम इस विंडो के साइज को हम बड़ा कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो अगर नॉर्मल फ्लो हो रहा है तो अधिक से अधिक एयर आएगी। सेम कंसेप्ट इसमें होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यही कंसेप्ट होता है। अब यहाँ पे देखें, इट मेजर द फील्ड लाइन क्रॉसिंग द सरफेस। ये जो होता है कि मेजर करता है कि किसी सरफेस से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है कि मेजर करता है कि फील्ड लाइन पासिस थ्रू द नॉर्मली पासिस थ्रू द सरफेस जो हमारा है उससे नॉर्मली कितना पास हो रही है, ये होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated any plane surface in electric field, the number of field lines passing perpendicular to that surface। देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड एनी प्लेन सरफेस, किसी प्लेन सरफेस से संबद्ध होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द दैट सरफेस।
मतलब इस जो हमारा सरफेस है उससे परपेंडिकुलरली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उसको मेजर करता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मेजर किया हमारा कि कितनी फील्ड लाइन पास हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग एनी सरफेस डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है पास होती है किसी सरफेस से वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है तो अब देखें यहाँ पे हम 2 एग्जाम्पल से आपको समझाएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे इफेक्ट करती है। तो ये देखें कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये पैरेलल लाइंस जो होती हैं सम डिस्टेंस पर होती है, इक्वी डिस्टेंस पर होती हैं। जितनी भी पैरेलल लाइंस होती हैं तो ये डिस्टेंस इसमें अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये सेम डिस्टेंस पर होती हैं और ये जो होता है इनमें क्या कहते हैं कि ये इनमें डिस्टेंस इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम देखते हैं। अब यहाँ पे एक सरफेस है तो देखें कि आप ये कंसेप्ट और देख लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो क्लोजर है तो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करें फॉर्थेस्ट है, दूर दूर है, तो वे वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा स्ट्रांग है। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है अब फॉर्थेस्ट है, दूर दूर है, तो जो होता है कि इसमें से केवल 2 नंबर्स ऑफ लाइन 2 फील्ड लाइन पास हो रही हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाए हमारा तो देखें स्ट्रांग हो गया तो 1 2 3 4 5 यहाँ से 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जितना स्ट्रांग होगा किसी सरफेस से उतनी ही अधिक फील्ड लाइंस जो होती है हमारी पास होंगी और परपेंडिकुलर होगा तो अधिक से अधिक पास होंगी। यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो यहाँ से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा स्ट्रांग है तो यहाँ से अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं। अब यह देखें कि इसका मतलब जो कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के। ये फील्ड स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो फ्लक्स भी हमारा बढ़ेगा, अगर ये डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स भी हमारा डिक्रीज करेगा। अब आते हैं सेकंड क्या होता है। सेकंड होता है एरिया ऑफ सरफेस। एरिया ऑफ सरफेस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक छोटी एरिया है तो इससे कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, 2 फील्ड लाइन पास हो रही हैं। और यहीं पे अगर एक बड़ा फील्ड सरफेस एरिया ले लेते हैं, मतलब इससे हम डबल कर दें तो यहाँ से देखिए 4 फील्ड लाइन पास होती हैं। इसका मतलब कि अगर सरफेस हमारा बड़ा हो, एरिया अगर बड़ा हो तो उससे से अधिक फील्ड लाइन पास होगी और छोटा हो तो कम से कम फील्ड लाइन पास होगी। तो जो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन दी एरिया। यहाँ पे देखें कि ये A2 हमारा बड़ा है, A1 छोटा है, तो इससे ज़्यादा फील्ड लाइन पास हो रही हैं, इससे कम फील्ड लाइन पास हो रही हैं। तो फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द सरफेस। एरिया ऑफ द सरफेस पर भी डिपेंड करता है। अब थर्ड होता है आपका कि ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सरफेस का झुकाव ओरिएंटेशन फील्ड के डायरेक्शन से कितना है उस बात पर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आइए देखते हैं, देखिए कि यहाँ पे हमारे पास ये जो होता है कि ये सरफेस है और यहाँ से जो हमारी फील्ड लाइन है, देखिए फील्ड लाइन है वो नॉर्मली इसको चीरते हुए, इस सरफेस को चीरते हुए ऐसे जा रही है, इस तरह से चीरते हुए इस सरफेस को पास हो रही है। फील्ड लाइंस हमारी इस सरफेस को चीरते हुए इस तरह से पास हो रही है। तो अब यहाँ पे जो हमारा एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है कि यहाँ पे क्या है कि एरिया वेक्टर भी डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच जो एरिया वेक्टर और ये के बीच जो हमारा एंगल है वो कितना है, एंगल जो है आपका 0 है, थीटा यहाँ पे, यानी जो फील्ड है और यहाँ पे सरफेस है, आपका जो सरफेस है
और डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, दोनों के बीच दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा हमारा 0 है। अब यहाँ पे देखें कि इसमें इस जगह पर आप देखें प्लेन को हमने ऐसे कर दिया, अब प्लेन हमारा ऐसे हो गया इस तरह से, और जो फील्ड लाइन है इसको टच करते हुए, जो हमारी फील्ड लाइंस है वो इसको टच करते हुए ऐसे पास हो रही है, फील्ड लाइंस हमारी ऐसे टच करके पास हो रही है। तो अब उस कंडीशन में जो एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा इस जगह पर थीटा हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ पे देखें कि जो हमारी फील्ड लाइंस है वो क्या है, फ्लक्स हमारा मिनिमम है, यहाँ पे फ्लक्स मिनिमम है। और ट्रिग्नोमेट्री के हमारे 6 फंक्शन होते हैं, और उस फंक्शन में आप हमको ये बता दें कि थीटा 0 होने पर किस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और थीटा 90 डिग्री होने पर किस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होती है। यानी कास थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है 90 पर और 0 पर मैक्सिमम होती है। यानी जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुई वो कास थीटा के समानुपाती हो गया। यानी देखिए कि जो हमारा फ्लक्स हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फील्ड स्ट्रेंथ के, फ्लक्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, और फ्लक्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कास थीटा के। अगर तीनों को हम एक साथ लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए कास थीटा, और इसी को हम इक्वल ले लेंगे। यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल होता है तो इक्वल करते हैं तो कांस्टेंट मान लेते हैं, और हियर कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे हम 1 ले लेंगे। तो यानी जो फ्लक्स हुआ ई ए कास थीटा के बराबर हुआ। इसी को हम लिख सकते हैं ई डॉट ए, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है, कास ए डॉट बी होता है ए बी कास थीटा। अब दो चीज़ यहाँ पे क्रॉस का कंसेप्ट और डॉट का कंसेप्ट आपको समझा दे देंगे कि अगर दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से अगर हमको वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, यहाँ पे मान लीजिए सी मिला और ये वेक्टर मिला, तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। और इनके मल्टीप्लिकेशन से कोई डी मिला और ये स्केलर हो तो इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखें ई डॉट ए, यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो ये हमको मिला। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं कि यहाँ पे हम थीटा ले लेते हैं। तो अब देखें कि इस डायरेक्शन में ई है और इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, तो हम इसको फ्लक्स को इतना लिख सकते हैं। फ्लक्स को हमने ले लिया ई ए और कास थीटा हमको मिला, इसी को हम लिख सकते हैं ई डॉट ए। ई डॉट ए होगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब अगर यहाँ से यूनिट अगर हम निकालना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है न्यूटन और पर कूलम, और इसका होगा मीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम, ये हो जाएगा हमारा यूनिट इसका। अब यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिला वो ई ए कास थीटा इक्वल टू ई डॉट ए। अब इफ फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म और सरफेस इज नॉट सिमेट्रिक, अब ये देखें कि अगर फील्ड हमारा नॉन यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म न हो और सरफेस हमारा सिमेट्रिक न हो। अभी तक हम लोगों ने जो सरफेस लिया वो सिमेट्रिक था, अब कुछ ऐसे सरफेस ले लेते हैं। इस तरह के अगर हम सरफेस ले लेंगे तो उस कंडीशन में जो फ्लक्स होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस बात को। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक नॉन सिमेट्रिक सरफेस लिए हैं, तो ये क्या करेंगे कि हम छोटे छोटे इसके भाग यहाँ पे एरिया एलिमेंट काट लेंगे। एक एलिमेंट काट लिया और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देख लेंगे। तो इसके बीच हर जगह के लिए देखिए, हर जगह हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया फाइंड कर लेंगे और फिर इसका हम सम कर देंगे तो हमको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो E1 डॉट A1 प्लस E2 डॉट DA2 प्लस E3 डॉट DA3 डॉट डॉट कर लेंगे। इसी को इतना लिखते हैं। और अब कहें कि इफ DA टेंड्स टू 0, यानी जो हमारा एरिया एलिमेंट हो वो अप्रोच करे 0 को, 0 ना हो लेकिन 0 के करीब करीब हो। ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है।
जब जीरो के करीब यानी जीरो को अप्रोच करेगा उस कंडीशन में जो हमारा फ्लक्स होगा इसको हम करेंगे इंटीग्रेट। तो ये हमारा फाई ई होगा ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए के। अब एक कंसेप्ट और देखें, अब इसी को हम लिख सकते हैं ई डी ए कास थीटा। अब इफ़ सरफेस इज क्लोज, अगर हमारा सरफेस क्लोज्ड हो तो क्लोज होगा तो इंटीग्रेशन तो हम लेंगे, बट यहाँ पे एक क्लोज का सिंबल लगा देंगे, इसका मीनिंग होता है क्लोज, हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा और इसका मतलब हुआ कि क्लोज इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हमारा सरफेस कैसा है, क्लोज्ड है। अब इसी को वैल्यू इतनी होगी ई डी ए का थीटा के बराबर होगी। अब आते हैं यहाँ पे नोट हम लिखते हैं, इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गोज आउटवर्ड टू सरफेस फ्लक्स इज टेकन टू बी पॉजिटिव। अगर फील्ड लाइंस अगर किसी सरफेस से बाहर जाती हैं तो हम फ्लक्स को लेते हैं पॉजिटिव, अगर फील्ड लाइंस अगर किसी सरफेस में इंटर करती है तो फ्लक्स को हम लेते हैं निगेटिव। तो आइए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ से फील्ड लाइन जो होती है इस सरफेस से बाहर निकल रही है तो हम इसका फ्लक्स क्या होगा आपका पॉजिटिव। क्यों फ्लक्स होगा, अब इस कॉन्सेप्ट को आप सीख लें कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो यहाँ पे जो वेक्टर देखते हैं, यहाँ पे हमको एंगल जो देखते हैं वो क्योंकि फाई बराबर हमको मिला कितना, फाई बराबर मिला ई ए और कास थीटा, ई ए कास थीटा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ए और ई में, अगर इसको ई वेक्टर ले लें और इसको, तो एंगल बनेगा वो थीटा लेस देन 90 डिग्री, 90 से कम बनेगा और कास थीटा की वैल्यू जब 90 से छोटी होती है तो पॉजिटिव होती है। तो फ्लक्स हमारा क्या होगा, इस तरह से अगर जब कोई सरफेस से अगर फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकलती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं तो फ्लक्स इज टेकन टू बी पॉजिटिव, उस कंडीशन में हम फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं। अब आते हैं अगले कंसेप्ट को देखते हैं और ये कंसेप्ट है, इफ फील्ड लाइन इंटर द सरफेस देन द फ्लक्स इज टेकन टू बी निगेटिव, तब फ्लक्स को हम टेक करते हैं निगेटिव। अब ऐसा क्यों होता है, देखें कि अभी हम लोगों ने देखा कि क्लोज सरफेस के लिए जो हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है क्या होता है, नॉर्मल होता है और आउटवर्ड होता है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ हो गया, यहाँ पे देख लें कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमारा इस तरफ हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ हो गया। तो ये हो गया ई और यहाँ पे आ गया एरिया वेक्टर। तो जो यहाँ पे थीटा होगा वो होगा 90 डिग्री से अधिक, और जब 90 से अधिक होगा तो फाई हमारा कितना है, फाई है ई ए और कास थीटा, ई ए कास थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर 90 से अधिक हो जाए तो उस कंडीशन में हमको क्या मिलता है, ये हो जाता है पॉजिटिव निगेटिव, तो हमारा फ्लक्स होगा निगेटिव। और एक कंसेप्ट और बता दें कि अगर हमारा कोई क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस में नेट फ्लक्स इज जीरो, नेट फ्लक्स हमारा जीरो होता है, इसका मीनिंग आपको समझ आ दें। देखिए यहाँ पे फ्लक्स है, क्लोज सरफेस है, एक लाइन यहाँ से पास हो रही है, ऐसे लाइन हमारी पास हो रही है। तो देखिए इस जगह पर फ्लक्स हो जाएगा निगेटिव और इस जगह पर फ्लक्स हो जाएगा पॉजिटिव, तो जितना यहाँ पे निगेटिव होगा उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव होगा, देयरफॉर हमारा जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स जो होगा, नेट फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस इज जीरो, नेट फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस के लिए जीरो होता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं। फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, यहाँ पे हमारे पास फाइंड फ्लक्स थ्रू सरफेस, नेट फ्लक्स पूछ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक सिलेंडर है और इसको हमने रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप रखे हैं तो यहाँ पे देखिए कि 2 सरफेस है, यहाँ पे 3 सरफेस है और इस सरफेस को हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे 2, और इस जो हमारा ये 3rd सरफेस है इसको 3rd वन। अब यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट देख लें कि देखिए ये हमारा सिलेंडर है, तो ये जो होता है ये क्या कर्व सरफेस होता है, और ये जो होता है प्लेन सरफेस है, ये भी हमारा प्लेन सरफेस है, और प्लेन सरफेस ये प्लेन सरफेस, और ये हमारा राउंड जो है वो है कर्व सरफेस। तो यहाँ पे फील्ड लाइन हमारी इधर है और जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा नॉर्मल होगा, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो इस सरफेस के लिए 90 डिग्री का एंगल बनना है।
अब यहाँ पे देखिए इस जगह पर फील्ड लाइन हमारी इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 0 होगा। और यहाँ पे फील्ड लाइंस हमारी इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में और फील्ड लाइन हमारी इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो 1 हमने मार्क किया वहाँ पे बनेगा 180 2 पर 0 डिग्री, और यहाँ पे जो बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। तो हम फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस ले लेते हैं। तो देखिए पहले सरफेस पर यहाँ पे एंगल हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे एंगल 180 का हो जाएगा 180, तो ये हमने ले लिया -EA। और 2 के लिए थीटा हमारा होगा 0, तो थीटा हमने 0 लिया, तो थीटा 0 लेंगे तो ये हो जाएगा हमको +EA, phi2 होगा EA cos 0, तो EA हो गया। और यहाँ पे थर्ड सरफेस कर्व सरफेस के लिए लें तो ये हमारा होगा 90, ये होगा 0। तो देखिए यहाँ पे EA मिला, यहाँ पे -EA, तो अब यहाँ पे हम टोटल फ्लक्स फाइंड करें तो टोटल फ्लक्स को हम जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे -EA + EA 0। अब अभी भी आपको कंसेप्ट मैंने ये बताया कि फॉर क्लोज सरफेस नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू 0, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है वो 0 होती है। अभी ये हमने सिलेंडर के लिए लिया, और सिलेंडर को फिजिक्स में 3D सरफेस मानते हैं, और 3D सरफेस का मतलब हुआ क्लोज, और क्लोज्ड के लिए आपका क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स हो जाएगा 0। अब आते हैं एक अनदर एग्जाम्पल्स लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्यूब है और यहाँ से हमारे पास फील्ड लाइन पास हो रही है इस तरह से। तो देखें कि अब इसके हम सरफेस नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम देते हैं। इसको हम यहाँ से शुरू करें 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लें, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, और ये 5 है, और इसके पिछवाड़े में एक है, वो क्या होगा 6 होगा भाई, पिछवाड़े में मतलब पीछे बैक साइड में। तो अब ये देखें कि क्या कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक क्यूब है, तो यहाँ पे देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन यही होगा और फील्ड लाइन का भी डायरेक्शन यही होगा। तो यहाँ पे एंगल कितना हुआ 0। इस साइड में आएंगे तो एरिया वेक्टर तो इधर है, बट फील्ड लाइन हमारी ऐसी है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो होगा कितना, एंगल होगा हमारा 180 डिग्री। और यहाँ पे देखिए फील्ड लाइन ऐसी है और एरिया वेक्टर ऐसे है, तो 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए फील्ड लाइन ऐसी है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है, तो 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए फील्ड लाइन ऐसे है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है यहाँ पे ऐसे है 90 डिग्री। और जो हमारे इस साइड में है वहाँ पे आपका देखिए कि फील्ड तो ऐसे है, फील्ड ऐसे है, बट एरिया वेक्टर ऐसे है नॉर्मल, तो यहाँ पे 90, यानी 4 सरफेस के लिए जो हमारा एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस है उसमें एंगल होगा 90 डिग्री का, और 1 सरफेस में 0 होगा और 1 सरफेस के लिए 180 डिग्री होगा। तो हम 1 बाई 1 करके हर सरफेस के लिए फील्ड हम ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए पहले हम ले लेते हैं φ1, तो ये cos 0 लिया, तो E0 अगर साइड हम मान लेते हैं क्यूब का ए, तो उसका एरिया होगा A², तो ये हमने ले लिया A²। φ2 ले लेते हैं, तो φ2 हमारा होगा E.A, और यहाँ पे देखें E0 I कैप A² I कैप cos 90, तो अब सब 0 होते जाएंगे। अब इसको आप हम लिख सकते हैं cos 90, सॉरी ये 0 होगा, ये गलत लिखा है, 90 का यहाँ पे 0 होना है। तो 2 के लिए हम ले लेंगे, अगर 180 लेंगे तब ये होगा, तो 180 ही ले लेते हैं यहाँ पे, और ये हमको मिल गया इतना। अब φ3 लेंगे 0, φ4 लेंगे 0, φ5 लेंगे 0, φ6 लेंगे 0। अब इसको और इसको हम ऐड करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। अब सिमिलर इसको मत इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिखिए E और A² हो गया और cos 180, और यहाँ पे आप कर दीजिए A² और माइनस। अब हम यही चीज़ देखें, क्योंकि E0 दे रखा है, E की वैल्यू I कैप दिया है, तो I कैप तो सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि X डायरेक्शन में है, उस और कोई उसका मीनिंग नहीं है। तो बाकी सबको ऐड करें तो हमको रिजल्ट मिलेगा कितना, देखें ये हमारा रिजल्ट मिला नेट फ्लक्स, क्लोज सरफेस है तो नेट फ्लक्स कितना होना चाहिए 0, तो यहाँ पे फ्लक्स हमारा 0। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए
कि हमारे पास एक यहाँ पे सरफेस है और ये मान लेते हैं सर्कुलर सरफेस है और ये रेडियस हम सपोज कर लेते हैं आर या पाई, जो भी समझ आर या ये जो भी रेडियस सपोज करते हैं कर लेते हैं। और एंगल दिया है देखिए ई यहाँ पे, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे और एक कंपोनेंट हमारा होगा जो बेस के साथ होता है ई साइन थीटा, और जो ई साइन थीटा यहाँ पे लिया और यहाँ पे देखें कि हमको लेना है कि यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। एक्चुअल में हम लोग को जो एंगल देखना है वो किस में देखना है, ये बना है हमारे पास और ये दिया है, तो यहाँ पे 30 डिग्री है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई है। तो देखें कि एक्चुअल में हम किस में एंगल देखते हैं, एंगल हमको लेना है ई और ए के बीच में, और ये तो आपका इस डायरेक्शन में होगा नहीं क्योंकि नॉर्मल टू द प्लेन, अगर कोई प्लेन है तो ई जो होता है वो नॉर्मल होता है, ऐसे होता है, नॉर्मल टू द प्लेन होता है। तो जो हमारा ये वेक्टर होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन वो ये होगा, एरिया वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में, तो हमको एंगल यहाँ लेना है। तो एंगल देखिए ये 30 बन रहा है तो ये हमारा बनेगा 60, तो इसको हम यहाँ पे एंगल हो गया तो बेस हमारा ये हो गया, तो ई कास थीटा बेस पर चला गया और इसी को लिख लेंगे ई कास कितना 60 डिग्री, और इस पर इसको हम लिख लेंगे ई साइन 60 डिग्री इस पर। अब ये हो गया। अब जो था फील्ड कौन बना रहा है, फील्ड हमारा ये बना रहा है और ये हमारा इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है तो ई कास थीटा। तो अब देखिए कि हमको कौन सा लेना है, ये लेना है, तो अब यहाँ पे जो हमको मिलेगा ई ए, और ई ए का मतलब हो गया ई कास 60 डिग्री, और इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो गया ये पाई है, पाई आर स्क्वायर और कास 60 डिग्री, तो हमको मिल जाएगा ये पाई लिख लीजिए, पाई मिस हो गया है, और कास 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इतना हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ये होगा पाई, ये हमारा रिजल्ट होगा इसके लिए। तो ये अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन हमारे पास ये है, और ये जो होता है कि फील्ड लाइन हमारी इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो एंगल इनके बीच हुआ। हमको फ्लक्स पास फाइंड करना है कि कितना फ्लक्स होगा, तो हम फ्लक्स इजीली पास ई ए कास थीटा होगा। अब यहाँ पे ई और ये चूँकि सर्कुलर था तो पाई आर स्क्वायर और कास 60 यहाँ पे एंगल दे रखा है, यहाँ पे जो हमारा एंगल है वो 60 डिग्री का है, तो जो एंगल बन रहा था एरिया वेक्टर और ई के बीच में 60, तो हम इसको ले लेंगे और देखें कि ई हो गया, और ई की वैल्यू जो दे रखा है वो 4 × 10⁻³ और यहाँ पे पाई की वैल्यू हो गया 3.14, और यहाँ पे आर का मतलब हो गया 10 सेंटीमीटर। देखिए ई की वैल्यू यहाँ पे बता दें, जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था ये हमारा 4 × 10⁻, पावर था 3, और यहाँ पे जो क्या कहते हैं आर जो था वो दिया है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो थीटा दिया वो 60 इसके लिए, और जो अकॉर्डिंग टू फिगर जो हमारा फिगर था उसमें इसको हमको कैलकुलेट करना था, तो हमको मिला इतना। तो अब देखें जब ये हमको मिल गया तो अब यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 4 × इतना 10⁻³ ये है ही है, और इसको आप 4 हुआ और ये 100 होगा तो 10⁻⁻² हुआ। अब यहाँ से 3 में से 2 माइनस कर दें तो 1 बचेगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, और देन हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा ये पाई ई जो हुआ 62.8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये होगा। थैंक यू। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और ये क्वेश्चन है हमारा E = इतना दिया है 5 + 10 J वोल्ट पर मीटर। आगे इलेक्ट्रिक जब पोटेंशियल वाले पोर्शन में चलेंगे तो ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पे आप E = इतना दिया है, आपको फाइंड करना है फ्लक्स, तो फ्लक्स हम फाइंड करें E.E, तो E की वैल्यू आप रख लीजिए इतना, और देखिए अब यहाँ पे कंसेप्ट बता दें कि इसका मल्टीप्लिकेशन आप इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, और ये बता दें कि डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, I.J होता है 0,
और आई डॉट आई होता है आपका 1, के डॉट के होता है 1। और अगर सिमिलर ना हो, क्यों जीरो होता है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप सीख लें कि क्यों जीरो होता है। पहली चीज़ देख लें कि ये हमारे यूनिट वेक्टर होते हैं, तो ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये हमारा के कैप है। अब यूनिट वेक्टर, तो आई और जे के बीच में एंगल कितना हुआ आपका 90 डिग्री। अब यहाँ पे बताएं आई डॉट आई, अभी हम लोगों ने देखा ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कास थीटा, तो आई डॉट आई का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ आई और ये हो गया कास 90। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 इंटू इसका भी 1 और कास 90 का 0, तो ये हो जाएगा ये 0 आई और जे ले रहे हैं जे, तो ये जे ले रहे हैं, तो आई डॉट जे की वैल्यू वो आपकी हो जाएगी कितनी 0, कास 90 है तो आई डॉट जे में हमने 90 लिया। तो इस तरह से अब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो देखिए 5 इंटू आई डॉट जे आएगा तो 0 होगा, और फिर 10 इंटू 0.2 जे डॉट जे का मतलब हो गया 1, तो जे डॉट जे होगा जे डॉट जे इक्वल टू मिलेगा 1, तो ये हमको मिल जाएगा इतना। तो फाइनल आप रिजल्ट लेंगे 2, अभी इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। थैंक यू स्टूडेंट, अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है इसी प्रकार की वीडियो बनाने के लिए। ये मैंने स्पेशली टॉपिक बनाया है CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड और जेई और नीट को स्तर लेवल को ध्यान में रखते हुए मैंने इस तरह से बनाया है कि हर जिस ट्रेड के स्टूडेंट हैं सब इससे लाभान्वित हों। तो थैंक यू स्टूडेंट।